नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। लास्ट वीडियो आपको कैसा लगा। आज हम लोग उसी वीडियो के एक्सटेंशन पे जा रहे हैं। पहले हमने बताया था टाइप्स ऑफ लोन के बारे में। अब उन टाइप्स ऑफ लोन में से एक लोन मैंने उठाया है जिसका नाम है होम लोन। हर आदमी का अपना एक सपना कि घर हो एक अपना। ठीक है। और यही जो घर है, यही घर बहुत बवाल मचा देता है बहुत सी बार हमारे जीवन में। क्यों? क्योंकि घर का एक सपना तो होता है, लेकिन ये जब हम घर के सपने के लिए जब पूरा करने के लिए बैंक में जाते हैं लोन के लिए, और बैंक वाला बोल देता है भाई आपको नहीं मिल सकता है लोन, बस वहीं सारे सपने खत्म हो जाते हैं। और फिर हम ये समझ नहीं पाते हैं कि यार ऐसा हमारे साथ क्यों हो गया, बाकी सबको तो लोन मिल रहा है, हमको लोन क्यों नहीं मिल रहा है। क्योंकि हमारे लिए कुछ चीजें समझनी जरूरी है होम लोन के लिए अप्लाई करने से पहले। कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट होंगे जो आपको तैयार करने पड़ेंगे, कौन कौन सी ऐसी तैयारी होगी जो आपको होम लोन लेने से पहले करनी पड़ेगी। मेरे पड़ोसी को तो सर होम लोन मिल गया, मुझे नहीं मिलता है। मैंने सोच लिया कि अब मैं होम लोन लूंगा ही नहीं। जब तक मेरे पास पूरा पैसा इकट्ठा नहीं हो जाएगा तब तक मैं घर खरीदूंगा ही नहीं। मेरे को लोन चाहिए ही नहीं। मैं तो खुद मेहनत करके करूंगा। भाई 5 साल तुम मेहनत करोगे, 5 साल मेहनत करने के बाद जितने में घर के लिए पैसा इकट्ठा करा वो घर डबल हो जाएगा। करोगे क्या? क्योंकि पल पल रेट बढ़ रही है भैया। पल पल रेट बढ़ेगी तो कैसे इनकम कमा कमा के बचत कर करके भी कैसे घर खरीदोगे? क्योंकि जब तक पैसा इकट्ठा करोगे तब तक तो डबल हो जाएगा घर। कैसे होगा? तो फिर सपना पूरा करने के लिए क्या करना पड़ेगा? होम लोन तो लेना पड़ेगा। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको होम लोन चाहिए बट मिल नहीं पाता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको होम लोन मिला लेकिन बहुत मन्नतों के बाद। कैसे मन्नतों के बाद? बहुत मेहनत करनी पड़ी। क्या हुआ, जब गए थे बैंक में और बैंक के मैनेजर से बात किया कि साहब मुझे लोन दे दो, तो बैंक वालों ने बोला ये डॉक्यूमेंट लिस्ट है, ये सारी डिटेल है, लेकर आओ। हम नहीं ले पाए। क्यों? क्योंकि टाइम पे हमने वो सब बनाया ही नहीं। नहीं बनाया तो फिर क्या हो गया, हमारा होम लोन लेने का और हमारा घर खरीदने का सपना क्या हो गया, डिले हो गया, पोस्टपोन हो गया। तो आइए इस वीडियो में प्रैक्टिकली बात करके ये बात बताना चाह रहा हूं कि भैया किस तरह से होम लोन लेने की तैयारी आपको पहले से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, तो एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं भैया होम लोन। अब होम लोन में जो पहला पॉइंट मेरा आता है वो आता है टाइप्स ऑफ होम लोन। सर आपने लास्ट वीडियो में बताया था कि कितने तरह के इंडिया में लोन चलते हैं। इस वीडियो में आप ये बता रहे हो कि होम लोन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। हाँ बिल्कुल होते हैं भाई। एक होम लोन केवल होम लोन नहीं है। बैंक में अलग अलग तरह के प्रोडक्ट है और होम लोन में भी अलग अलग तरह की नीड होती है। उसको समझते हैं सबसे पहले। तो पहला पॉइंट आता है कि भैया मैंने कोई फ्लैट खरीदा या मैंने कोई घर खरीदा। यदि मैं कोई फ्लैट या घर खरीदने जा रहा हूं तो उसको बोलते हैं होम परचेज लोन। हाउस आप खरीद रहे हो तो हाउस लोन जो है वो पहला प्रोडक्ट है। अब अगला टाइप क्या आ गया? मेरे पास मेरा खुद का मकान है लेकिन एक ही मंजिल है, फैमिली बढ़ रही है, मेरे को सेकंड फ्लोर बनाना है, कंस्ट्रक्शन करवाना है, क्या करूं साहब? तो होम लोन का अगला प्रोडक्ट आ जाता है होम कंस्ट्रक्शन लोन। यदि कंस्ट्रक्शन के लिए लोन लेना है, आप परचेज नहीं कर रहे हो, आप एग्जिस्टिंग लोन में कुछ डेवलपमेंट कर रहे हो, एक या दो फ्लोर बढ़ा रहे हो, तो कंस्ट्रक्शन लोन बोलते हैं उसको। तो सर एक बार बताओ, ये जो परचेज करना कंस्ट्रक्शन हो रहा है सबका अलग अलग है? हाँ बिल्कुल। इसमें प्रोडक्ट ही अलग हो जाता है। जैसे जब आप खरीदते हो तो क्या होता है, जब आपने खरीदा तब बैंक आपको लोन करती है और वो जिससे खरीदा उसको उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर देती है। कंस्ट्रक्शन लोन में चूंकि घर ही आपका है तो फिर क्या करेंगे, तो जब जब जितना जितना स्टेप बनेगा उस कंस्ट्रक्शन के लेवल पे आपको लोन डिसबर्स हो जाएगा। डिसबर्स मतलब पेमेंट होता जाएगा, एक साथ नहीं होगा। नहीं, जितना जितना कंस्ट्रक्ट करोगे उसके हिसाब से आपको डिसबर्स होता जाएगा। समझ में आया? तो अब देखिए, लोन होम लोन ही है लेकिन जो लोन पेमेंट का तरीका है, उसका प्रोसेस है वो चेंज हो गया। लेकिन जब होम लोन चलता है तो एक फिक्स प्रोसेस भी होती है। हम यहाँ पर फिक्स प्रोसेस की बात करेंगे, लेकिन हर लोन में जो डिफरेंस आएगा कि टाइप्स ऑफ लोन की वजह से जो डिफरेंस आएगा वो अभी मैं यही समझाता जा रहा हूं आपको, तो आपको थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। घर मेरा बना हुआ था, 2 फ्लोर का मकान है, बच्चे को देखने वाले आज आए थे। लड़की वालों ने बोला यार घर तो बड़ा है, सब कुछ है, बट अच्छे से इंटीरियर नहीं है, दमदाम नहीं है। अब हमको लगा यार ये तो गड़बड़ हो गया। तो अब क्या करें साहब? अब आपको लगा कि भैया मेरे को तो रिनोवेट करवाना है, प्रॉपरली इंटीरियर करवाना है, फॉल सीलिंग अच्छी सी करवानी है भाई। अब घर है तो भाई उसको सजावट भी करनी पड़ेगी, रिनोवेट करवाना पड़ेगा। तो जहां जहां कमियां थी उसको रिनोवेट करवाने के लिए गए। भैया पैसे तो थे नहीं, तो बैंक के पास गए, बैंक ने बोला रिनोवेशन लोन मिल सकता है। तो तीसरा प्रोडक्ट आ गया होम रिनोवेशन लोन। अब आते हैं फोर्थ प्रोडक्ट पर। भाई साहब घर खरीदने के लिए गया था, घर तो बहुत महंगा मिला। 10 दिन बाद गया वही घर देखने,
1,000 रुपये और ऊपर हो गया, 1,000 पर स्क्वायर फीट। तो 1,000 स्क्वायर फीट का था तो 1,000 रुपये ऊपर हो गया, मतलब कि कितना हो गया, 10 लाख रुपए ऊपर हो गया। पल पल रेट बढ़ रहे हैं, क्या करूं साहब? बोले एक काम करता हूँ यार, सबसे पहले ना प्लॉट खरीद के रख लेता हूँ, क्योंकि यदि प्लॉट नहीं खरीदा तो जिंदगी में घर तो नहीं बना पाऊंगा। तो मैंने क्या करा, जो वैल्यू था उस वैल्यू पे प्लॉट खरीद के रख दिया। अब प्लॉट खरीदा, इतना पैसा था नहीं तो लोन के लिए जाना पड़ा। तो बैंक वालों ने बोला भैया प्लॉट परचेज लोन। अच्छा, कैटेगरी होम लोन की है, लेकिन होम लोन में भी अलग अलग प्रोडक्ट है कि प्लॉट परचेज के लिए लोन कर रहे हैं। ठीक है, तो फोर्थ पॉइंट क्या गया, प्लॉट परचेज के लिए लोन लिया भैया। अब जब पैसे आएंगे फिर हम कंस्ट्रक्शन करवा लेंगे। हाल फिलहाल तो प्लॉट लेके हमने छोड़ दिया, ताकि कम से कम प्लॉट की जो रेट बार बार बढ़ रही है उसको तो हम लोग रोक लें। तो ये हो जाता है प्लॉट परचेज लोन। इसके बाद पैसा खूब है भाई साहब, प्लॉट प्लस घर दोनों हम तो अभी बनाएंगे। अब घर में लड़ाई होने लग गई भाई कि भैया अब तो बहुत हो गया टाइम किराए से रहते हुए, अब तो खुद के घर में ही जाना है। क्या करें साहब? तो पहले प्लॉट लेंगे और प्लॉट के बाद कंस्ट्रक्शन करेंगे, कंपोजिट लोन दोनों एक साथ। तो ये हमारा कंपोजिट लोन हो गया। इसके बाद सर जिस समय मैंने होम लोन लिया था, घर तो हो गया मेरा, होम लोन भी लिया, लेकिन सर ईएमआई बहुत ज्यादा आ रही है और रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना ज्यादा लगा है। तो मैंने बोला ऐसा क्यों हो गया भाई? बोले कि यार सर क्या हुआ, सिबिल थोड़ी खराब हो गई थी, वो क्रेडिट कार्ड पर्सनल लोन के चक्कर में ना थोड़ा उलझ गया था। तो सिबिल स्कोर डाउन था, बैंक अब चूंकि घर का सौदा कर लिया था तब लोन तो लेना ही है। अब हाई इंटरेस्ट रेट पे मिल रहा था तो ले लिया सर, लेकिन अब 5-6 महीने बाद, 7 महीने बाद तकलीफ आ रही है कि अब यार अब झेला नहीं जा रहा है, ईएमआई बहुत बढ़ गई और दर्द होता है सर, दुख होता है, इतना इंटरेस्ट दे रहे हैं, क्या करें? तो भैया बैलेंस ट्रांसफर बीटी करके होता है। अच्छा, बीटी में क्या होता है सर? आपने होम लोन लिया था जिस बैंक से, अब कोई नया बैंक आपको अच्छा ऑफर दे रहा है, भैया बैलेंस ट्रांसफर, जितना होम लोन आउटस्टैंडिंग बचा है एक बैंक से दूसरी बैंक में लोन शिफ्ट हो जाएगा। हो जाता है, यस हो जाता है, उसको बोलते हैं बैलेंस ट्रांसफर लोन। समझ में आया? लेकिन इसकी एक लिमिट है भाई, ये लिमिट बताता हूं। यदि आपने 6 महीने पहले कोई लोन लिया था, आप 6 महीने बाद उसको बैलेंस ट्रांसफर करने जाओगे तो हो जाएगा। लेकिन आपने लोन लिया 3 महीने बाद ही, आपकी सिबिल भी थोड़ी सही हुई, बैंक वाला आ गया ऑफर बोला कि भैया बीटी कर लो ना। दूसरी चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आगे जाके, चलो अभी बता देता हूं, कि बैलेंस ट्रांसफर के टाइम पे आप ये देख लेना कि जब लोन लिया था तब उसकी शर्तों में फोर क्लोजर चार्जेस नहीं हो। यदि फोर क्लोजर चार्जेस है तो आपको अलग से फोर क्लोजर चार्जेस भी देने पड़ सकते हैं। सर फोर क्लोजर चार्जेस क्या होते हैं? जब कोई भी समय से पहले आप लोन को बंद करते हो तो बैंक उस समय से पहले लोन बंद करने की वजह से आपके ऊपर फोर क्लोजर चार्जेस लगा देता है। ये फोर क्लोजर चार्जेस 1% से लेकर 4% तक हो सकते हैं। तो आप पहले देख लेना कि भैया हो सकता है कि आपकी ही बैंक में मैं लॉन्ग टर्म तक लोन ना रखूं, बाद में मैं हो सकता है लोन शिफ्ट कर दूं किसी दूसरे बैंक में, तो फोर क्लोजर चार्जेस का क्लोज हटवा देना। सर हट जाता है। होम लोन के केस में फोर क्लोजर चार्जेस यदि आप मना कर दोगे, बैंक ने लगा रखे हैं, तो वो आपके सेंक्शन, जब लोन आपका अप्रूव होता है, अभी बताऊंगा सेंक्शन लेटर क्या होता है, जब लोन अप्रूव होता है उससे पहले आप ये डाल दो कि ये कंडीशन हट जानी चाहिए। यदि आपने नहीं हटवाई और फोर क्लोजर चार्जेस आ गए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसे होम लोन के केस में 99% बैंक फोर क्लोजर चार्जेस नहीं रखती है, लेकिन यदि हो तो उसको समय से हटवा देना भाई, नहीं तो लोन लेने से पहले आप पहले ही मना कर देना फोर क्लोजर चार्जेस होंगे तो भैया मैं लोन नहीं लूंगा होम लोन। ठीक है, तो अपने आप वो कंडीशंस जो है थोड़ा बार्गेन देखो आपको भी करना पड़ता है। जब ये लोन वोन वाली चीज होती है ना, थोड़ा आप समझदार बन जाओगे तो आप भी बैंक के साथ थोड़ा बार्गेन कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी कंडीशंस है जिनको हटवा सकते हो, तो वो भी मैं अभी आगे बताने वाला हूँ। चलिए नेक्स्ट आते हैं। इसके बाद आता है टॉप अप लोन। आज से 10 साल पहले मैंने एक लोन लिया, 25 लाख का लोन लिया। अब हुआ क्या, मैं भरते भरते 5 लाख रुपए पे आ गया, या हो सकता है 1-2 लाख पे आ गया, या हो सकता है लोन ही खत्म कर दिया। अब मुझे जरूरत पड़ रही है कि मुझे तो अब इस टाइम पे मेरे को कुछ काम आया और जहां पर मुझे पैसे की जरूरत पड़ रही है, बैंक के पास गया, बैंक ने बोला अभी 2 लाख का तुम्हारा लोन चल रहा है, हम इस पे 10-15 लाख का टॉपअप और कर सकते हैं, 20 लाख का टॉपअप कर सकते हैं। तो भाई साहब उसको बोलते हैं टॉपअप। एग्जिस्टिंग लोन के ऊपर आपकी जरूरत के हिसाब से यदि आपको कोई एक्स्ट्रा पैसा चाहिए तो होम लोन के ऊपर जो पैसा मिलता है उसको हम बोल देते हैं टॉपअप लोन। ना ये रिनोवेशन के लिए लिया गया था, ना ये कंस्ट्रक्शन के लिए लिया गया था, ये तो हमारी पर्सनल कोई रिक्वायरमेंट थी उसकी वजह से लिया था। तो यहां पर आपका टॉपअप लोन हो जाता है। इसके बाद दो लोन और होते हैं होम लोन में। प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी सुविधा दी हुई थी, तो प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जिन्होंने घर लिए थे, यदि वो लोन ले रहे हैं तो उस लोन में से 2 से 2.5 लाख रुपए की सब्सिडी उस लोन से कम हो जाती थी। तो इस तरह के यदि किसी भी तरह की कोई योजना में लोन है जो सब्सिडाइज्ड है, या आगे जाके आपके लोन में सब्सिडी दे देंगे, उससे आपका लोन कम हो जाता है, तो इस तरह के लोन जो है वो भी होम लोन में आते हैं। इसके बाद एक लास्ट बुजुर्ग दंपत्ति है, आगे पीछे खाने वाला कोई नहीं है,
ना कोई बेटा है ना कोई बेटी है, जो है दोनों हैं। उनके पास मकान है लेकिन खाने के लिए अर्निंग नहीं है, खाना पीना रूटीन का कैसे करें, तकलीफ में आ रहे हैं। वो बैंक के पास गए और बोले कि हमारा आगे पीछे कोई नहीं है। तो बैंक ने बोला कोई बात नहीं, आप बताओ आपको हर महीने कितना चाहिए। बैंक एक कैलकुलेशन करेगा, आपकी उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको रिवर्स मॉर्गेज करेगा। और बैंक क्या बोलेगा कि जिस दिन आप आप जब तक हो तब तक मैं आपको फिक्स मंथ जो भी कैलकुलेशन का इतना पैसा आपको देते रहेंगे। और जिस दिन आप नहीं रहे, आप दोनों में मतलब आप दोनों ही नहीं रहे, तो फिर उस समय पर बैंक क्या करेगा, रिवर्स मॉर्गेज के अंदर उस प्रॉपर्टीज को अपने हाथ में अपने कब्जे में ले लेगा। तो इस तरह के भी होम लोन में प्रोडक्ट होते हैं। टोटल मैंने 9 तरह के बताया, और भी हैं, बट मेनली जो मैंने आपको बताया कि ये 9 तरह ऐसे हैं जो टाइप्स ऑफ होम लोन है। तो पहले तो लोन का एक टाइप था होम लोन, और होम लोन के अंदर टाइप है कितने, 8-9 तरह के। सर आज समझ में आया हमको कि सर होम लोन भी अलग अलग तरह का। हम तो यही समझते रहे कि बैंक में जाके बोलते थे होम लोन, उन्होंने बोला भैया क्या खरीदना है, हमने बोला एक फ्लैट खरीदना है। तो वो किस तरह की बात कर रहे थे, होम परचेज लोन, घर खरीदने के लिए जो लोन होता है। आज हमको समझ में आया सर, सबकी टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। हाँ बिल्कुल है, यदि आप प्लॉट खरीदने जा रहे हैं तो प्लॉट आपका होम लोन है, लेकिन उसमें टर्म्स कंडीशन होती है कि इस प्लॉट पे यदि आपने 2 साल या 3 साल के अंदर घर नहीं बनाया तो इसको हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, मॉर्गेज लोन में। मॉर्गेज मतलब लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कन्वर्ट कर देंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। तो सर सबसे सस्ता यदि इंटरेस्ट है तो क्या वो होम लोन का है? बिल्कुल। आज की तारीख में यदि होम लोन का इंटरेस्ट रेट की बात करें तो सबसे सस्ता आपको होम लोन ही पड़ेगा। इसलिए मैंने बोला था कि पर्सनल लोन भयंकर, 14, 15, 20% तक भी पर्सनल लोन। क्रेडिट कार्ड में यदि ड्यूज बढ़ गए तो वहां 36% तक की ब्याज लग जाती है। होम लोन किस पे खड़ा हुआ है, 7% पे। कुछ तो ऐसे भी बैंक है जो 6.9, 6.8 पर भी होम लोन दे रहे हैं। और मैक्सिमम जिनकी सिविल खराब है, कुछ गड़बड़ है, तो वहां पर या थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जहां बैंक लोन तो देगी लेकिन चूंकि सिविल स्कोर कम होने की वजह से, क्रेडिट रेटिंग आपकी कम होने की वजह से, हो सकता है कि बैंक आपको 7.5, 7.8% पे दे। हो सकता है कि आपका बिजनेस इतना अच्छा नहीं चल रहा हो, डाउट लग रहा हो बैंक को कि यार ये ईएमआई चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे, तो हो सकता है कि आपके रेट ऑफ इंटरेस्ट को 7.9 या 8% भी करते हैं, तो भी सस्ता है भाई, तो भी सबसे सस्ता है। सर कार लोन से भी कम है, बिल्कुल कम रेट है भाई। होम लोन सबसे सस्ता लोन है। तो कोशिश करो कि कभी कुछ जरूरत भी पड़े तो टॉपअप ले लो। कोशिश करो कि भैया आप टॉपअप लोन से अपने कुछ खर्चे या कुछ ऐसा है तो पर्सनल लोन ना ले, आप टॉपअप से भी कर सकते हैं। बट ये सब फाइनेंशियल प्लानिंग के अंतर्गत है। आज मैं आपको होम लोन के बारे में समझाने वाला हूँ कि ये पूरा होम लोन कैसे चलता है। आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी इन्फ्लुएंसर की, जहां पर वो बोलते हैं कर्ज कैसे भरे, होम लोन लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, घर खरीदे कि ना खरीदे, यदि घर खरीदने के बाद होम लोन लिया हुआ है और अब आप ईएमआई नहीं चुका पा रहे तो क्या करें। भाई सब थ्योरेटिकल, ये सब कंटेंट आपको कहीं भी मिल जाएगा, बट प्रैक्टिकली क्या ये कंटेंट आपके पास है कि होम लोन लेना है मुझे तो भैया मुझे डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या रखने पड़ेंगे। जब मैं बैंक के पास होम लोन लेने जाऊंगा तो बैंक मुझसे क्या पूछेगा, मुझे क्या जवाब देना है, कितना मुझे लोन मिलेगा, मुझे क्या क्या फैसिलिटीज होम लोन में मिलती है जिससे मुझे फायदा हो। और यदि मुझे होम लोन के लिए किसी बैंक ने मना कर दिया तो मैं अपने आप को होम लोन लेने के लिए किस तरह से मजबूत बनाऊं, क्या मजबूती मुझे चाहिए, ये कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये है प्रैक्टिकल। यही प्रॉब्लम आती है। और उस समय पर हमारा क्लाइंट हमको ये वीडियो दिखाते, सर इसमें तो ऐसा बोला था, तो मैंने ऐसे चला गया था बैंक में। तो मुझे समझ में आया कि ये लेकिन है। आज की सोशल मीडिया की दुनिया में सबसे बड़ी समस्या ये है कि आधा अधूरा ज्ञान हम वीडियो से ले लेते हैं और प्रैक्टिकली जो चीज होती है उस चीज पे हम ध्यान नहीं देते हैं। तो फिर यहाँ पर मेरा चैनल काम आता है, जहां पर आपको मैं बताने वाला हूं कि भैया डायरेक्टली होम लोन लेना है। आपको लगा कि भाई ये घर खरीद लूंगा मैं, आपने सौदा भी कर लिया और बैंक में जाने के बाद मैनेजर ने बोल दिया आपका लोन नहीं हो सकता क्योंकि आपने तो इनकम टैक्स रिटर्न ही नहीं फाइल करे। बैंकर ने बोल दिया आपको ये लोन मिल नहीं सकता क्योंकि आपका बिजनेस तो है लेकिन बिजनेस प्रूफ नहीं है साहब, नहीं दे पाऊंगा। ये चैलेंजेस आते हैं। इन चैलेंजेस के बारे में कौन बात करेगा, जिसने प्रैक्टिकली देखा है, किया है या समझा है। तो इस चैनल में, इस वीडियो में मैं वही बताने वाला हूं कि प्रैक्टिकली चैलेंज क्या आने वाले हैं। तो अब एग्जांपल से चालू करते हैं, फिर आपको इमेजिनेशन में पूरी प्रोसेस समझाऊंगा कि क्या प्रोसेस होती है। तो पहले स्टार्ट करते हैं हम, एलिजिबिलिटी ऑफ होम लोन। एक मेरा सौदा, मेरे को फ्लैट अच्छा लगा, 50 लाख का था, मैंने सौदा कर लिया। अब सौदा करने के बाद मैं बैंक के पास गया, बैंक ने बोला रुक जा, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खरे उतर जाओ, उसके बाद मैं आगे लोन प्रोसेस के लिए एप्लीकेशन डालूंगा। आधे लोग यहीं अटक जाते हैं क्योंकि डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होते।
अब क्या डॉक्यूमेंटेशन भाई, तो पहले बोले कि डॉक्यूमेंटेशन बाद में, पहले एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर लेते हैं। तो पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में इनकम क्राइटेरिया, क्या आपने जितना लोन लेने के लिए आप बैंक के पास गए थे, तो आपने ये देखा कि आपकी ईएमआई पे करने की उतनी इनकम है आपके पास या नहीं। 50 लाख का मैंने फ्लैट फाइनल किया, 10 लाख मेरे पास अरेंजमेंट थे, स्टाम्प ड्यूटी जो रजिस्ट्री थी उसका भी अरेंजमेंट मेरे पास था, 2-3 लाख 4 लाख जो भी था वो मेरे पास अरेंजमेंट था। अब मेरे को 40 लाख रुपए का लोन चाहिए बैंक के पास, भाई मैं जा रहा हूं, ठीक है, बैंक सबसे पहले बोलेगा 40 लाख का लोन चाहिए, तेरी ईएमआई कितनी आएगी, अप्रोक्सीमेट 40,000 मान लेते हैं कि 40,000 रुपए की ईएमआई आएगी, तुम्हारी इनकम कितनी है। मैंने बोला मैं तो सैलरीड हूँ, 1 लाख रुपए महीना कमाता हूँ। मैंने बोला क्या बात है, बहुत बढ़िया, कोई लोन वोन चल रहा है। मैं कोई लोन नहीं। अरे आओ ना, स्वागत है, अभी मिल जाएगा। आप समझ रहे हो, 1 लाख रुपए महीने की इनकम थी, 30-40 हजार रुपए घर का खर्च भी मान ले तो 60,000 बचा है, 60,000 में से 40,000 की ईएमआई पे कर सकता है, हाँ कर सकता है, सैलरी है, फिक्स्ड है भैया, जो वो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, बैंक दे देगा, हंसी खुशी देगा। लेकिन यहीं पर भाई साहब आपको 40 लाख का लोन चाहिए, लेकिन आईटीआर भरा ही नहीं। हमने बोला आईटीआर क्यों नहीं भरा, बोले मेरी तो 2.5 लाख रुपए से भी कम इनकम। गड़बड़ हो जाएगी, बैंक बोलेगा जिसकी इनकम ही 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए इनकम है फॉर एग्जाम्पल, 25,000 तो तुम कमाते हो, अब 25,000 में से 40,000 की ईएमआई कैसे भर, हाँ वो सब मैं भर दूंगा। अबे ना ना ना, कैसे भर देगा, डॉक्यूमेंट पे कहाँ है भाई। ओ सर मेरी वाइफ भी कमाती है, हाँ तो ऐसा बोलो ना भाई, वाइफ का भी आईटीआर लाओ, कितना कमाती है, 3 लाख, 50,000 रुपए हुआ, घर कैसे चलाएगा भाई, 50,000 की तेरी इनकम होगी दोनों की मिला के तुम लोगों की, 40,000 की ईएमआई भर दोगे, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई, गड़बड़ हो गई। अब क्या करूं सर, यही मात खाते हैं बैंक। बैंक के पास जाने से पहले समझ लो कि क्या क्या तैयारी करके जानी है। समझ आया पॉइंट, कितने का लोन मिलेगा, अब खुद आप जज कर सकते हो कि मेरे को कितने रुपए का लोन मिलेगा। अभी तो क्या होता था, समझ ही नहीं आता था, मेरी इतने की इनकम टैक्स फाइल है, मुझे क्या लोन मिल जाएगा, हाँ 40 लाख का लोन मिल जाएगा। अरे भाई मिल तो जाएगा, पीछे आगे भी समझ, अगले पॉइंट में देख। चलो 40 लाख रुपए एग्जाम्पल सेम रखेंगे, अगला बात करते हैं, बिजनेस या सैलरी प्रूफ। सर मैं तो सैलरीड हूँ, 1 लाख रुपए की है, मैं कैसे मान लूं, सर बैंक स्टेटमेंट में है, चल बैंक स्टेटमेंट में आ गया, सैलरी स्लिप है, हाँ सर सैलरी स्लिप भी है, फॉर्म 16 है, फॉर्म 16 हाँ साल में एक बार मिलता है जिससे आईटीआर फाइल करते हैं, फॉर्म 16 है, हाँ सर फॉर्म 16 भी है, सारे दे दो, प्रूफ मिल गए, यस प्रूफ मिल गए, सैलरी वाले को ओके कर दिया, इसका लोन सेंक्शन करेंगे भैया, लेकिन आगे की कंडीशन देख के। अभी अगला, सर मैं सैलरीड नहीं हूँ, मेरी तो खुद का बिजनेस है, क्या है, सर किराने की दुकान है, कब खोली थी, 2 महीने पहले, कितनी इनकम होती है, सर हो जाती है 1 लाख रुपए, 2 महीने पहले, बिजनेस कंटिन्यूटी कम है, रिस्क शायद ना मिले, शायद हाई इंटरेस्ट पे मिले, समझ पा रहे हो। सर 10 साल से काम कर रहा हूँ, आसपास का हर आदमी जानता है किराने की दुकान है, क्या चाहिए, बोले लाओ शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट दो, लाइसेंस दो, एमएसएमई दो, चलो ठीक है यार, आप तो 10 साल से काम कर रहे हो, बिजनेस जमा जमा है, अच्छा आईटीआर की कॉपी, हाँ आईटीआर की कॉपी भी दे दी साहब, सब कुछ बराबर, बैंक स्टेटमेंट लाओ, बैंक स्टेटमेंट में अकाउंट में ट्रांजेक्शन आता है, हाँ आता है, सब ओके। नहीं नहीं सर मेरी किराने की दुकान है, कच्चे में काम करता हूं मैं, तो बैंक में तो पैसा ही नहीं लेता हूँ, बैंक में तो सेविंग में मिनिमम 1,000 का बैलेंस है और करंट अकाउंट में 10,000 का बैलेंस है। पड़ गए लफड़े, इंटरेस्ट रेट बढ़ गई तुम्हारी, तुम्हारा धंधा है, बैंक को भी समझ में आ रहा है, तुम अच्छा काम भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हारे प्रूफ में कमजोरी है, तुम बिजनेसमैन हो, तो तुमने डर के मारे अकाउंट में कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं किया, नहीं किया तो बैंक को लगा भैया गड़बड़ हो सकता है, टाइम से ईएमआई पे कर देंगे, पेमेंट बैंक अकाउंट में डाल देंगे, कर देंगे, इनकी इनकम है भी कि नहीं, क्वेश्चन मार्क लग गया। अब क्वेश्चन मार्क लग गया तो क्या होगा, मना भी कर सकते हैं और देंगे तो हाई इंटरेस्ट रेट पे देंगे। मेरी सिविल तो बहुत अच्छी थी, उससे क्या मतलब, डॉक्यूमेंट सही नहीं था, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। समझ पा रहे हैं, हर एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे खड़ा खरा उतारेंगे आपको। अब अगला पॉइंट देखते हैं, एग्जिस्टिंग ईएमआई, 1 लाख की सैलरी है साहब, अरे बहुत बढ़िया, सारे प्रूफ है, सब प्रूफ है, लोन कितने हैं, सर वो ना जरूरत पड़ गई थी थोड़ी सी, वो शादी थी तो शादी में 10 लाख का पर्सनल लोन ले लिया, सर वो शेयर मार्केट कर रहा था, पैसे तो थे नहीं, तो फिर वो पैसे ले लिए थे 5-6 लाख रुपए शेयर मार्केट में, वो भी डूब गए। फिर सर वो क्रेडिट कार्ड का कुछ दिक्कत आ गया था, तो क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करना था, तो सर एक पर्सनल लोन ले लिया, ईएमआई कितनी हो गई, सर 40,000 रुपए की पर्सनल लोन की ईएमआई हो गई। मैंने बोला था ये पर्सनल लोन बड़ा भयंकर लोन है, क्यों भयंकर लोन है, क्योंकि इसमें टेन्योर कम होता है, इंटरेस्ट रेट ज्यादा होती है, ईएमआई हाई होती है। अब यदि हाई ईएमआई वाले लोन ले लिए तो भैया होम लोन
नहीं मिल पाएगा। बैंक वालों ने बोला 40,000 तो तुम्हारा घर का खर्चा, 40,000 की साला तुम ईएमआई भर देते हो। अब बचा क्या, 20,000 बचा। 20,000 रुपए में 40,000 रुपए की ईएमआई भरोगे कैसे जो होम लोन ले रहे हो? नहीं हो पाएगा, तुमसे ना हो पाएगा। तो फिर क्या हो गया, सपना अधूरा। तो एग्जिस्टिंग ईएमआई को भी बैलेंस करके चलना है भाई साहब, कि आपकी इनकम के बाद जो एग्जिस्टिंग ईएमआई है उसके बाद भी इतना बफर है कि आप नया कोई लोन ले रहे हो उसकी ईएमआई पे कर सको। पर्सनल लोन वाले तो दे देंगे, वो तो नहीं पूछेंगे, आपकी सैलरी देख के दे देंगे। लेकिन आपकी जो बढ़ती हुई ईएमआई ना, वो देख के होम लोन वाला रुक जाएगा। बोलेगा इसको भैया ये चुकाएगा कैसे? पर्सनल लोन में तो डिफॉल्ट करेगा जो करेगा, होम लोन में डिफॉल्ट कर दिया तो बैंक का डिफॉल्ट रेशियो बढ़ जाएगा, एनपीए बढ़ जाएगा। तो बैंक बोलेगा नहीं भाई, सोचना पड़ेगा। तो ये हो गया हमारा थर्ड पॉइंट। एक एक पॉइंट को मैं एग्जांपल के साथ इसीलिए समझा रहा हूँ भाई, जब लोन लेने जाओगे तो ये सारी समस्या आएगी, इसको पहले से सॉर्टेड करके जाओगे। बैंक वाले आपको हंसी खुशी आपको लोन देंगे, घर वहां बिठाएंगे, आपसे सारे डॉक्यूमेंट भी कलेक्ट करेंगे। आपका सारे जो एक बोलते हैं ना दामाद के जितने फायदे होते हैं, वो बैंक आपको दामाद बना के रखेगा, यदि ये सब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे आप परफेक्ट रहे तो। हाँ सर, ऐसा मैंने देखा है सर, मैं गया था तो मेरे को तो बैठने का भी नहीं पूछा मैनेजर ने। एक बंदा था, उसका 1 करोड़ का लोन था, उसको तो बैठ के चाय भी मंगवाई, सब कुछ कराया, उसको बोला मत आना भाई, मेरा बंदा आपके घर आके सब ले लेगा, आप चिंता मत करो। सर ऐसा भेदभाव क्यों होता है? एलिजिबिलिटी की वजह से। अपनी एलिजिबिलिटी सही रखो भाई, भेदभाव नहीं होगा। ठीक है ना, ये तो परंपरा है। अगला, सिविल स्कोर पहले भी समझाया था। मेरा सिविल डिफॉल्ट में आ गया, मैंने एक किस्त छोड़ दी, मैंने एक किस्त बाउंस करवा दी, आज 3 महीने हुए हैं, लोन मिलेगा क्या? लोन वाले बोलेंगे भाई हालत पतली है अभी, पहले सही कर लो। तो क्रेडिट रेटिंग अच्छी होनी चाहिए, क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होनी चाहिए, सिविल स्कोर अच्छा होना चाहिए। सर अच्छा स्कोर किसे बोलते हैं अलग से वीडियो में बताऊंगा, सिविल का एक अलग से पूरा का पूरा एपिसोड है। ठीक है, तो वो अलग से बताएंगे, प्रैक्टिकली बताएंगे कि सिविल खराब होगी तो भैया सही कैसे होगी, कैसे क्या करना पड़ेगा ये भी बताएंगे। लेकिन यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, पहला लाइन मैंने बोला था, यदि आपको भविष्य में कोई भी लोन चाहिए, कोई भी पुराना लोन सेटल्ड मत करना, सेटलमेंट मत करना कि आप भर नहीं पाए, बाउंस हो गई, अब वो बोल रहा है कि भाई आप लोन नहीं चुका पा रहे हो, 2 लाख की जगह अपन 1.5 लाख में सेटल कर देते हैं, मत करना। ये गलती कभी मत करना। दो भर देना, आज थोड़ा गम ले लेना, थोड़ा दुख थोड़ा दर्द झेल लेना, 50,000 के चक्कर में सेटलमेंट मत करवाना मेरे भाई, नहीं तो जिंदगी भर आगे बड़े लोन नहीं मिल पाएंगे। बैंक देखते ही सिविल में मना कर देंगे। सर मेरा तो सेटलमेंट हुआ लेकिन मैंने स्कोर बाद में अच्छा कर लिया, तो भी तकलीफ है। सेटलमेंट मतलब कलंक है, आपके ऊपर सबसे बड़ा जीवन का कलंक हो गया है कि आपने कोई सेटलमेंट करा है, इसका मतलब है आपके इंटेंट में भी प्रॉब्लम है। आप पे नहीं कर पाए, बाद में जाके आपने सही कर लिया, ओके, आपने पूरा पे करा, ओके, लेकिन आपने सेटलमेंट करा दिया, मतलब बैंक को लगता है अगली बार ये बंदा यदि इसने डिफॉल्ट करा तो ये वापस से मेरे से सेटलमेंट करवा सकता है। ये बहुत बड़ा कलंक है आपकी क्रेडिट हिस्ट्री पर। तो भाई भूल कर भी सेटलमेंट मत करना। ठीक है, अभी मेरे पास बहुत सारे मैसेज आने वाले हैं इसके लिए कि सर मैंने तो कर लिया, अब क्या करूं? भाई वो सब सिविल में बताएंगे कि अब सेटलमेंट हो गया तो क्या करना है, ये सब बात की बात है। ये कमेंट आने वाले हैं, मैंने इसलिए पहले बोल दिया कि ये सब कमेंट आएंगे, उसके लिए एपिसोड अलग होगा। ठीक है, अभी होम लोन की बात है। अगला, सर 40 लाख रुपए का लोन चाहिए था, इनकम बराबर है 1 लाख की मेरी सैलरी है, कोई टेंशन नहीं है, कोई लोन नहीं है। बैंक वालों ने बोला आओ दे देते हैं। बैंक वालों ने बोला प्रॉपर्टी बताना, देखें प्रॉपर्टी निकली कितने की, 30 लाख की। 30 लाख की प्रॉपर्टी में 40 लाख का लोन कैसे मिल जाएगा? अरे सर क्यों नहीं मिलेगा सर, आपने बोला था ना सर मिल जाएगा, ऊपर तो सारी इनकम इनकम ना भाई, प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन भी जस्टिफाइड होनी चाहिए ना। प्रॉपर्टी का 90% तक होम लोन मिल जाएगा, लेकिन वैल्यूएशन ही जस्टिफाई नहीं हो रही, तो फिर क्या होगा? नहीं मिलेगा। तो भैया प्रॉपर्टी का जब आप सौदा करते हो उस समय पर सेलर को बोल देना कि भैया मैं देखूंगा, मेरे को एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में फिट बैठ रहा हूं, मैं आपसे 50 लाख की खरीद तो रहा हूं प्रॉपर्टी, या आपके 30 लाख से प्रॉपर्टी खरीद तो रहा हूं, लेकिन मेरे को क्या उतना लोन हो जाएगा जितना मेरी जरूरत है, वो पहले चेक कर लेना। यदि उतना हो जाता है, सर ये कैसे पता लगेगा? प्रॉपर्टी के उसके जो जब सौदा करोगे ना, जब डील करोगे, एडवांस दोगे उनको, है ना, तो उस समय पर जो आप प्रॉपर्टी के कागज लेते हो, तो वो कागज आप किसी बैंक वाले को दिखाएंगे तो बैंक वाले बता देंगे आपको कि हम इतना लोन अप्रोक्सीमेट कर सकते हैं, तो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है। तो ये वैल्यूएशन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का भी एक पार्ट है। मैंने एक प्रॉपर्टी सर खरीद के लिए, मैंने एडवांस भी दे दिया, सब कंप्लीट कर दिया, मैंने कागज बैंक वालों को दिया कि बैंक वालों ने बोला निकलो भाई नहीं दे पाएंगे, क्योंकि आपका प्रॉपर्टी जो है वो विवादित है, आपकी प्रॉपर्टी में गड़बड़ है, आपका
जिस जगह पर आप प्रॉपर्टी खरीदने वाले हो वो एरिया ही गड़बड़ है। उस एरिया में तो धांधली ही धांधली है, लिटिगेशन ही लिटिगेशन है, विवादित प्रॉपर्टी है, नहीं मिलेगा भाई, खत्म मामला। सर ऊपर इतना सब कुछ बड़ा है, वो सब जीरो, प्रॉपर्टी विवादित है, क्या कर लूंगा सर? एक, अरे एक क्या आधी भी मिस्टेक नहीं होगा भाई, विवादित प्रॉपर्टी है, नहीं हो पाएगा, मैं क्या कर सकता हूँ सर? लग रहा है सर, सही बात, सही टाइम पे ये वीडियो देख रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी होम लोन तो लेना ही था, तो मैं ये सब चीज पहले जांच लूं, इसलिए तो वीडियो है कि मेरे भाई जिस दिन सौदा करने जा रहा है, जिस दिन 1-2 लाख रुपए उनको दे रहा है प्रॉपर्टी के एडवांस में, पहले ये सब खरी पक्की कर ले, सारी चीजें देख ले, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ ले। लोन तो 1 करोड़ का लेने गए थे, प्रॉपर्टी 1.5 करोड़ का सौदा करके आ गए, बाद में पता लगा कि लोन तो 20 लाख भी नहीं मिलेगा, 25 लाख भी नहीं मिल रहा, फिर वापस से उसके हाथ पे जोड़ने के, भाई साहब मेरी औकात नहीं है, भाई साहब मेरे को 1 करोड़ का लोन नहीं मिल रहा है, समझ रहे हो आप? समय भी दिया, समय लगाया भी सही, सपना भी बना दिया, घर वाले वो मैडम बैठी हुई है, मोहल्ले में 4 लोगों को बोल दिया है कि भैया अब तो हम नए घर में शिफ्ट होने वाले हैं, क्या होगा तेरा? आप तो समझ सकते, समझ रहे हो? एक पॉइंट भी आपको क्या कर सकता है, होम लोन नहीं मिलेगा, ये कर सकता है आपका 1 पॉइंट भी इसमें से। तो आपको क्या करना पड़ेगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेक करना पड़ेगा। अगला, मैं रहता ही ऐसे लोकेशन में हूँ, सब कुछ ओके, प्रॉपर्टी भी लीगल है, सब कुछ है, लेकिन मैं ऐसे लोकेशन पर रहता हूँ जो नेगेटिव लिस्ट में है। सर ये क्या होता है? बैंक के अपने नेगेटिव लिस्ट है, कुछ स्पेसिफिक एरियाज में बैंक लोन देती नहीं है। क्यों? ऐसा क्यों? सर है तो हम देश, भारत हमारा देश, भारत महान, सर हम एक ही तो देश के सारे भाई बहन है सर। सर कहीं भी रहे हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण में सब बोलते हैं सर, तो भारत तो एक ही है सर, तो बैंक वाले क्यों नहीं लोन दे रहे हैं सर? हम कोई पाकिस्तान में जाके थोड़ी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं सर, हम तो इंडिया की प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं ना सर। भैया इंडिया में भी बहुत सारी ऐसी जगह है जहां पर क्या चलता है, बैंक वालों का कुछ नहीं चलता है, उनका कोई बस नहीं चलता है। वहां यदि लोन दे दिया, पुरानी हिस्ट्री में वहां जिनको लोन दिया था उनमें से एक भी आदमी ने लोन नहीं भरा, लोन मांग रिकवरी के लिए कोई गया तो वो बंदा ही नहीं आया 15-15 20-20 दिन तक, उसको वहीं रख लिया। बैंक वालों ने बोला भैया ऐसे एरिया में तो हम लोन नहीं दे पाएंगे, ऐसे लोगों को लोन दे दिया तो भैया बैंक डूब जाएगी हमारी। तो उन्होंने क्या करा, उन एरियाज को नेगेटिव लिस्ट में डाल दिया, वहां के आप बंदे हो वहां पर फिजिकल वेरिफिकेशन करने के लिए भी बैंक नहीं भेजना चाहता, नेगेटिव लिस्ट। तो ऐसे बहुत सारे एरियाज है जो लोगों का सब कुछ सही है, लेकिन उस एरिया में प्रॉपर्टी पर बैंक लोन देना ही नहीं चाहता, कोई सा ही बैंक नहीं देना चाह रहा है। कुछ बैंक होंगे जो दे रहे होंगे, कुछ बैंक होंगे स्पेसिफिकली भैया मना कर देंगे। तो कुछ ऐसे स्टेट है जहां चैलेंजेस है, उन चैलेंजेस की मैं बात नहीं करना चाहता, क्योंकि देश है तो देश के अलग अलग हिस्सों में क्या चीजें चलती है उसके बारे में मैं कोई भी डिस्कशन नहीं करना चाहता। तो जस्ट मैं आपको बता सकता हूं कि बैंक में नेगेटिव एरियाज हैं, उन नेगेटिव एरियाज में बैंक लोन नहीं देती है। तो यदि आप उस एरिया से रिलेटेड है, नहीं मिलेगा। एलिजिबिलिटी कितनी अच्छी हो, सिविल कितना ही अच्छा हो, कितना ही कुछ कर रखा हो, बैंक बोलेगा नहीं हमारे लोन के एरिया में कवर नहीं होता सर, हम नहीं दे पाएंगे। आज सर मुझे समझ में आया प्रैक्टिकल क्या होता है, आज मुझे ये समझ में आया कि अभी तक जितने भी मैंने लोन पे वीडियो देखे थे थ्योरेटिकल थे, मुझे लगता था कि मुझे तो होम लोन मिल ही जाएगा, लेकिन इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को देखते हुए मुझे समझ में आया कि अभी मुझे तैयारी करने की जरूरत है। और तैयारी किसकी? होम लोन लेने की। तो भैया होम लोन लेने की भी तैयारी करनी पड़ेगी। अब अगला पॉइंट आ जाते हैं साहब। सर ये तो हो गया, अब मुझे समझ में आ रहा है कि मैं एलिजिबल हूँ क्या सर, मैं जा सकता हूँ? बिल्कुल जा सकते हो भाई, अब बैंक के पास चले जाओ। लेकिन बैंक के पास जाने से पहले बैंक बोलेगा भैया डॉक्यूमेंटेशन तैयार करके लाए हो? क्या क्या लाना पड़ेगा सर? लो पेन, लो आधार। ए भाई इतने से काम नहीं चलेगा। क्यों? लिस्ट है क्या? हाँ बिल्कुल लिस्ट है, चलो देख लेते हैं लिस्ट कौन सी है। वाह भाई वाह सर, क्या बता रहे हो आप, मजा आ रहा है सर। अरे अभी तो और मजा आएगा, ये तो शुरुआत है मेरे भाई। ये देखो लिस्ट, कौन कौन सी लिस्ट है, क्या क्या देना पड़ेगा बैंक को। बैंक के पास आप गए अप्लाई करने, भाई साहब पैन कार्ड देना पड़ेगा, आधार कार्ड देना पड़ेगा, सर बोल ही रहे थे। जितने भी बैंक स्टेटमेंट है भैया, बैंक स्टेटमेंट भी देने पड़ेंगे, 1 साल के बैंक स्टेटमेंट, जितने सेविंग के, बिजनेस वाला है तो करंट अकाउंट भी देना पड़ेगा, सारे बैंक स्टेटमेंट 1 साल के देने हैं।
इसके बाद आईटीआर की 3 साल की कॉपी देनी पड़ेगी, आईटीआर प्लस कंप्यूटेशन, जो आपके सीए या कंसल्टेंट जो भी आपके आईटीआर भरते हैं, आप खुद भरते हैं तो आप दे सकते हैं। इसके बाद यदि सैलरीड पर्सन है तो क्या करना पड़ेगा, 3 से 6 महीने की सैलरी स्लिप देनी पड़ेगी, फॉर्म 16 भी देना पड़ेगा। सैलरीड पर्सन साल में एक बार आईटीआर फाइल करने से पहले फॉर्म 16 मिलता है आपके एम्प्लॉयर से, वो फॉर्म 16 भी देना पड़ेगा। यदि आप बिजनेस वाले हैं तो बिजनेस का प्रूफ देना पड़ेगा, मैंने बताया था जीएसटी है तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन, नहीं तो शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन, एमएसएमई लाइसेंस, ये सारे रजिस्ट्रेशन आपको देने पड़ेंगे। प्लस इसके साथ में बैंक ने बोला तुमने सौदा किया भी कि नहीं किया, अरे सर किया ना, तो चलो लाओ सौदा चिट्ठी लाओ। सौदा चिट्ठी क्या होती है सर, ये वही सौदा चिट्ठी है, जब पहली बार 2 लाख रुपए दे रहे थे तब सौदा चिट्ठी में सारे प्रावधान लिख रहे थे कि भैया हम इनसे ये प्रॉपर्टी, ये 50 लाख का फ्लैट खरीद रहे हैं, तो इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशन है, इस टर्म्स एंड कंडीशन में एक चीज जरूर डलवा देना। क्या सर, बैंक से लोन यदि नहीं हो पाया किसी भी वजह से, चाहे मेरी एलिजिबिलिटी चाहे किसी भी वजह से, तो फिर जो मैंने एडवांस दिया है ये मुझे वापस मिल जाएगा। हाँ सर, ये तो लिखवाना ही पड़ेगा, नहीं तो 2 लाख रुपए जो दिए वो क्या हो जाएंगे, डूब जाएंगे। समझ आया? तो वो सौदा चिट्ठी में क्या प्रावधान होने चाहिए, क्या क्या चीजें लिखनी है, ये सब चीजें भी आपको समझना पड़ेगा। सौदा चिट्ठी के बाद प्रॉपर्टी चेन डॉक्यूमेंट। सर ये क्या होता है प्रॉपर्टी चेन डॉक्यूमेंट? मेरा नाम मोहन, मैंने खरीदा राम से, राम ने खरीदा राजा राम से, और राजा राम से खरीदा किसने, बिल्डर से खरीदा राजा राम ने। अब देखो, बिल्डर ने बेचा राजा राम को, राजा राम ने बेचा राम को, और राम ने बेचा मोहन को। तो राम से मोहन की रजिस्ट्री तो अभी होगी नहीं, वो तो आप करवाने जाएंगे, क्योंकि राम, सॉरी मैं तो मोहन हूं, तो राम से खरीद रहा है मोहन, तो मोहन की रजिस्ट्री तो हुई नहीं। तो राम और राजा राम के बीच की जो रजिस्ट्री, और राजा राम और बिल्डर के बीच की रजिस्ट्री है, इसको बोलते हैं चेन डॉक्यूमेंट। सर ये भी लगेंगे? तो सर सौदा करते समय पर क्या हमको देखना चाहिए? बिल्कुल देखना चाहिए। जिससे मोहन ने यदि राम से कोई रजिस्ट्री खरीदी है, तो राम का जो नाम है प्रॉपर्टी जो रजिस्ट्री में, उसके पेन और आधार, यहाँ देखो सेलर केवाईसी लिख रखी है, पेन और आधार से मिलना चाहिए, नहीं मिल रहा है तो दिक्कत हो सकती है, तो ये भी चेक करना है। तो सर सौदा करते समय पर सारा ये प्रॉपर्टी चेन डॉक्यूमेंट, ये सारे डॉक्यूमेंट बिल्कुल सौदा करने से पहले भैया एक बार चेक कर लो इनको, चेन डॉक्यूमेंट चेक कर लो कि राम और राजा राम के बीच की रजिस्ट्री है कि नहीं। भैया बिल्डर से लेकर राजा राम के बीच की रजिस्ट्री है कि नहीं है, ये भी चेक कर लो, इनको बोलते हैं प्रॉपर्टी चेन डॉक्यूमेंट। इसके साथ में नक्शा होता है, हर जगह का एक नक्शा होता है भैया, नक्शा और नक्शा है कि नहीं है वो चेक कर लो, उसकी कॉपी भी ले लो। जैसे आपने सौदा चिट्ठी करी, सौदा कर लिया, इसके बाद ये सब फोटोकॉपी ले लो, क्योंकि ये सारी फोटोकॉपी बैंक को देनी है। सर ओरिजिनल नहीं आ रहे, ओरिजिनल कहाँ से आ जाएगी, रजिस्ट्री कराओगे, बैंक में सारी ओरिजिनल रजिस्ट्री रखेगी, उसके बाद ही तो भाई सब होगा ना। तो हो सकता है कि आप जिससे खरीद रहे हो उसका भी कहीं लोन चल रहा हो, तो ओरिजिनल रजिस्ट्री सब कहाँ रखी हो, उसके बैंक में रखी हो जहां से उसने लोन लिया था। तो भैया अभी फोटोकॉपी ले लो और फोटोकॉपी बैंक को दे दो, ताकि बैंक उस पर पूरा प्रोसेस करवा ले। प्रोसेस क्या करवाएगी आगे बताऊंगा। प्रकोष्ठ होता है एक, भवन निर्माण स्वीकृति प्लस प्रकोष्ठ होता है, यदि ये सबकी भी जरूरत मांगते हैं तो ये सब भी लग सकता है। तो भैया उनको बोल देना कागज पूरे है ना, समझ लेना, पूरा सारे कागज ले लेना। सेलर की केवाईसी, सर इसकी क्या जरूरत है, पेन आधार और बैंक स्टेटमेंट या चेक, कैंसिल चेक की कॉपी। क्यों, वो बैंक वाले इनके नाम पे चेक बनाएंगे ना, जब आप इनसे रजिस्ट्री कराओगे तो आपके भी, आप पे बैंक की तो एक चेक बना के उनको देगी, तभी तो रजिस्ट्री होगी। और रजिस्ट्री, जब सारी रजिस्ट्री आप बैंक को सबमिट कर दोगे तभी ओरिजिनल चेक मिलेगा। वो चेक किसके नाम का होगा, सेलर के नाम का। फिर वो सेलर अपने बैंक अकाउंट में डालेगा, जब जाके सेलर को बेचने की पूरी कीमत मिलेगी। ओके, ये प्रोसेस है। यस, चलो और क्या लेना पड़ेगा भाई, जहां भी आप रहते हो वहां का परमानेंट, या तो वो एड्रेस है आपका या रेंटल है, रेंटल है तो रेंट एग्रीमेंट प्लस इलेक्ट्रिसिटी बिल की परमानेंट है, यदि तो इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी ये आपको देनी पड़ेगी। इसके अलावा आपके एग्जिस्टिंग लोन यदि चल रहे हैं तो उसके डॉक्यूमेंट, सेंक्शन लेटर की कॉपी। सर ये सेंक्शन लेटर क्या होता है, जब कोई भी बैंक लोन सेंक्शन करती है, आपको लोन अप्रूव कर देती है लेकिन अभी पेमेंट नहीं करा, डिसबर्समेंट नहीं करा, तो जो सैंक्शन होने से पहले आपके जितने लोन की सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है वो सब सैंक्शन लेटर पे होती है। जैसे ही सैंक्शन लेटर निकल जाता है उसके बाद आपका लोन हो जाता है पक्का कि आपको लोन मिलेगा। ठीक है, तो वो इस तरह के जो आपके ऑलरेडी जो लोन चल रहे हैं उनके हो सकता है वो डॉक्यूमेंट्स मांगे, तो वो जितने भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको एग्जिस्टिंग लोन के प्रोवाइड करने पड़ेंगे। ये सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे, सर ये सारे डॉक्यूमेंट, हाँ इसका एक बंच बनेगा, या तो या आजकल ऑनलाइन प्रोसेस भी हो गई तो वो सब आपसे व्हाट्सएप पे ले लेते हैं, ईमेल पे ले लेते हैं। तो ये सारी प्रोसेस के लिए सारे डॉक्यूमेंटेशन लगेंगे। इन डॉक्यूमेंट्स को लगने के बाद अब बैंक बोलेगी अब मैं विश्वास में हूं, अब तुम्हारा लोन करके देते हैं हम। तो क्या प्रोसेस होगी वो समझ लेते हैं। तो भैया प्रोसेस पे आ जाते हैं, लास्ट है इस वीडियो का
कि प्रोसेस क्या होती है, फास्ट फास्ट हो जाएगा। भैया डॉक्यूमेंटेशन पूरा दे दिए बैंक को, बैंक ने लॉगिन कर दिए फाइल, फाइल को लॉगिन कर दिए सिस्टम में। भैया आप सबसे पहले वो वैल्यूएशन और सर्च के लिए एडवोकेट को पकड़ेंगे कि भैया ये जो प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं इनकी फोटोकॉपी आई है, चेक कर लो सब कुछ सही है ना, क्योंकि कल से यदि कोई विवादित निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी। तो बहुत सारे लोग तो पता है होम लोन क्यों लेते हैं, बहुत सारे लोग होम लोन इसलिए ले लेते हैं ताकि उनको ये समझ में आ जाए कि भैया प्रॉपर्टी जेन्युइन तो है। तो लोग क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे ऐसे बंदे जिनको 50 लाख का लोन नहीं चाहिए, उनके पास तो 50 लाख रखे हुए हैं, फिर भी वो 5 लाख का लोन लेके एक बार प्रॉपर्टी चेक करने के लिए बैंक से लोन ले लेते हैं। यदि बैंक ने लोन दे दिया मतलब सब कुछ ओके, तो वेरिफिकेशन भी हो गया। तो भैया वैल्यूएशन सर्च के लिए गई और साथ में वैल्यूएशन कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू कितनी है। आप तो बोल रहे हो 50 में खरीदी, यदि वैल्यूएशन है 30 की निकली तो भैया तो वैल्यूएशन के हिसाब से लोन मिलेगा। आपकी उन्हें कितने का भी सौदा करा उससे कोई लेना देना नहीं है। समझ में आया? तो वैल्यूएशन के लिए स्पेसिफिक लोग रहते हैं जो वैल्यू करके बैंक को देते हैं, वो इम्पेनल्ड होते हैं बैंक से। ऐसे सर्च के लिए एडवोकेट्स होते हैं जो चेक करते हैं प्रॉपर्टी के टाइटल को कि वो लीगल है, कोई लिटिगेशन तो नहीं है, और उसके बाद वो आपको क्या करते हैं, अप्रूवल देते हैं। इसके नेक्स्ट आते हैं, जब ये सब ओके हो जाता है तो अब बैंक को भी कॉन्फिडेंस आ गया। अब बैंक बोलेगा जाओ ये कहाँ रहते हैं इनको वेरीफाई करके आओ। तो फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, आपका घर या आपकी शॉप जहां भी आपने बताया, जो भी आपने डिटेल वो बंच डॉक्यूमेंट दिया था उसके हिसाब से कोई कोई ना कोई बैंक की तरफ से इम्पेनल्ड पर्सन आपको आपका फिजिकल वेरिफिकेशन करने आएगा कि आप वहां रहते हैं या नहीं रहते हैं। ये भी ओके हो गया। उसके बाद पीडी होती है। जब ये सारा केस कंप्लीट होता है तो जो बैंक के क्रेडिट मैनेजर होते हैं या बैंक के जो ऑफिसर्स होते हैं, ब्रांच मैनेजर, वो आपके साथ पर्सनल डिस्कशन करते हैं, पीडी करते हैं, और ये समझते हैं कि आप किस तरह बिजनेस कर रहे हो, फ्यूचर क्या है, लोन वोन डूबेगा तो नहीं। उनको जो भी एक डिस्कशन होता है आप बहुत फेयरली उनके साथ डिस्कशन कर सकते हो। कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं कि पीडी आए तो भैया लोन ही कैंसिल हो जाएगा। बहुत सारे लोग पीडी में घबरा जाते हैं कि यार बैंक वाले क्यों आ रहे हैं मेरे से, इतना सब कुछ क्यों पूछ रहे हैं। आप बिल्कुल बिंदास होकर बताओ, आप बिल्कुल टेंशन मत लो, जो एक्चुअल है आप उस एक्चुअल पे बात करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप घबराओगे, ये सब करोगे तो हो सकता है उसको डाउट हो जाए। तो फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद पर्सनल डिस्कशन में आप जो है सब एक्चुअल बताओ, कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट आता है, भैया ये सब हो गया, अब क्रेडिट मैनेजर ने भी देख लिया, ब्रांच मैनेजर सब ने फाइनल कर दिया, सब ओके हो गया। अब भैया क्या, ये सब होने के बाद अब आपका डिसाइड होगा लोन अमाउंट कितना देना चाहिए इनको, किस रेट पे देना चाहिए, और कितने टेन्योर के लिए देना चाहिए। ये सब वो लोग चेक करते हैं। करने के बाद आपको बताते हैं कि भैया ये आया है। अब यदि आपको यहाँ निगोशिएट करना है, आपको कुछ और करना है, आप कर लो। पता है इसमें एक और बहुत जबरदस्त चीज होती है, आपको लग रहा है सबसे बेस्ट ऑफर है, आप इनका सैंक्शन लेटर ले लो। जनरली लोग क्या करते हैं, ये सैंक्शन लेटर पे डिस्बर्स करा लेते हैं, लेकिन कुछ समझदार लोग हैं वो क्या करते हैं, इस सैंक्शन लेटर को लेकर दूसरे बैंक में चले जाते हैं और बोलते हैं मेरे को तो इस पे मिल रहा है, इससे अच्छा ऑफर आप दे सकते हो क्या। दूसरे बैंक बोलते हैं कस्टमर आ रहा है, सब फाइनल है, इनका सब चेक है, हमारा तो काम कम हो रहा है, चलो फटाफट से भैया इनको अच्छा ऑफर दे देते हैं। तो बहुत सी बार ऐसा भी होता है कि इस बंदे के यहाँ से जो भी फाइनलाइज हुआ है उस फाइनलाइज में आपने नेगोशिएट करा है और उसका सैंक्शन लेटर लेकर आप दूसरे बैंक के पास चले गए, बैंक ने बोला डन, अच्छी रेट पे और अच्छी रेट पे दे देते। तो ऐसा भी हो जाता है बहुत सी बार। बट जनरली इतना टाइम होता नहीं है आम आदमी के पास, आदमी जाता नहीं है, जो भी कर रहा है सही है यार, ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ जितनी बार्गेन करना है यही कर लेना। क्योंकि जिस दिन आपने इस पे ओके कर दिया, सब साइन कर दिया, सब डॉक्यूमेंट क्लियर कर दिए, उसके बाद सीधा आपके पास आ जाएगा सैंक्शन लेटर की कॉपी। एक बार सैंक्शन लेटर आ गया उसके बाद कितना भी रो पीटो कुछ भी करो भैया, जो टर्म्स कंडीशन है ये कुछ भी चेंज नहीं होगा। एक बार उस बैंक में यदि आपका सैंक्शन लेटर जनरेट हो गया तो जो टर्म्स एंड कंडीशन है उसी टर्म्स कंडीशन पे आपको होम लोन मिलेगा, डिसबर्स होगा। डिसबर्स मतलब मिलेगा। ठीक है, अब सैंक्शन लेटर आ गया। अब सैंक्शन लेटर के साथ में वो क्या करते हैं, चेक की कॉपी बनाते थे। मैंने बताया था ना कि जब तक आप ओरिजिनल रजिस्ट्री नहीं करवा के बैंक में डिपॉजिट नहीं करोगे, सारी चेन प्रॉपर्टी चेन डॉक्यूमेंट, तब तक क्या होगा, बैंक वाले आपको ओरिजिनल चेक नहीं देंगे। तो वो चेक की एक फोटोकॉपी देते हैं जिससे रजिस्ट्री हो जाती है। अब जब आप ये सौदा कर रहे हो ना, तब आप ओनर, यदि जैसे बहुत सारे ओनर ना लिटरेट नहीं होते फाइनेंशियली, तो वो क्या होता है, वो बोलते हैं नहीं पूरा पैसा आएगा उसके बाद ही रजिस्ट्री करने जाऊंगा। तो उनको आपको ये समझाना पड़ेगा कि बैंक से जो लोन आएगा भाई साहब, वो लोन का अभी चेक की कॉपी आएगी, जिस दिन रजिस्ट्री हो जाएगी उस दिन आप मेरे साथ चलना, उस ओरिजिनल रजिस्ट्री को आप अपन बैंक में रखेंगे, और जो पुरानी सारी ओरिजिनल रजिस्ट्री वो सब बैंक में रखेंगे, और फिर जाके बैंक हमको क्या करेगा, हमको ओरिजिनल चेक देगा जो आप अपने अकाउंट में लगा सकते हो। आप मेरे साथ चलना। तो ये पहले से ही समझा देना, क्योंकि बहुत सारे जो बुजुर्ग होते हैं उनको डर लगता है कि कहीं भैया रजिस्ट्री करा दी, कल से मेरा पैसा नहीं आया तो क्या होगा, तो वो घबरा जाते हैं। तो उनको ये प्रोसेस पूरी समझा देना। ठीक है, और कभी ऐसा रहे कि आप होम लोन जा रहे हो और कहीं दिक्कत आ रही है तो ये वीडियो उनको शेयर कर देंगे, देखो इसमें सर ने बोला है कि ये हो बैंक से जब आपका लोन हो जाता है, बैंक एक फोटोकॉपी देता है जिसमें आपका नाम और नंबर, अकाउंट नंबर भी लिखा होता है। ये रजिस्ट्री में जाने का, रजिस्ट्री की जब रजिस्ट्री हो जाती है तब फिर आप बैंक में लेके जाते हो उस रजिस्ट्री को, और वो रजिस्ट्री से फिर आपका ओरिजिनल चेक मिलता है।
तो ये वीडियो आप उनको दिखा देंगे सर ऐसा ही प्रोसेस। बहुत बार लोगों को समझाने में दिक्कत आ जाती है इसमें। नेक्स्ट आते हैं, जब ये सब हो जाता है तो भैया रजिस्ट्री की तैयारी कराओ, मिठाई लेके आओ, ठीक है, मिठाई लाओ, रजिस्ट्री कराओ, सबको मिठाई खिलाओ, रजिस्ट्री की कॉपी बैंक में जमा कराओ, बैंक आपका ओरिजिनल चेक दे देगी, जिसको बैंक बोलती है डिसबर्समेंट ऑफ लोन। अब घर आपका हो गया, वो जो सपनों का घर जो आज तक अपना नहीं था वो अब अपना हो गया है। बस एक गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ तो क्या बोलेंगे, वो तो होना ही है, एक ईएमआई जरूर चालू हो जाएगी। जब ईएमआई चालू हो जाएगी तो फिर हम अगला वीडियो लाएंगे जिसमें आपको बताएंगे कि ईएमआई जल्दी जल्दी ईएमआई कैसे पे करें, जल्दी जल्दी होम लोन कैसे खत्म करें, फिर हम ये वीडियो लेके आएंगे। अभी तो भैया घर आ गया है, अपनी मैडम के साथ अपने खुद के घर में बैठो और मजे करो। लेकिन सर ये येलो येलो क्या है, येलो येलो आपके लिए भाई साहब, इससे मैं आपकी एक प्रॉब्लम और सोल्व कर रहा हूँ। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर की वीडियो देखी होगी और जहां आपको बोला जाता है टर्म इंश्योरेंस करवा लो भाई। होम लोन में भी टर्म इंश्योरेंस होता है, कैसे होता है सर, क्या बात कर रहे हो भाई साहब। जब होम लोन आता है ना, ये चार ऐसे पॉइंट है जिसपे होम लोन में सैंक्शन लेटर मिलने से पहले आप नेगोशिएट कर सकते हो। पहली चीज, प्रोसेसिंग फीस पे नेगोशिएट कर सकते हो आप। प्रोसेसिंग फीस मतलब बैंक जो प्रोसेस कर रहा है ना लोन, उसकी फीस लेता है। होम लोन पे 25 पैसे भी हो सकता है, 50 पैसे भी हो सकता है। बहुत सी बार स्कीम निकलती है सीजन में जब बैंक प्रोसेसिंग फीस जीरो भी कर देता है, आप इस पे नेगोशिएट कर सकते हो। स्टाम्प ड्यूटी भाई साहब जो लगनी है 50 पैसे की या 25 पैसे की, जो स्टाम्प ड्यूटी लगनी है वो स्टाम्प ड्यूटी आपको लगनी है, तो वो स्टाम्प ड्यूटी तो लगनी पड़ेगी। अब प्रोसेसिंग फीस तो कहां से कट जाती है, आपके लोन में से ही कट जाएगी, लेकिन स्टाम्प ड्यूटी आपको जेब से रखनी पड़ेगी। तो बहुत सी बार ऐसा होता है कि होम, जब बैंक वाले आपको बोलते हैं ये स्टाम्प खरीद कर लेकर आओ, तो आपको वहां पर 5-6 हज़ार रुपए, 10 हज़ार रुपए के जो भी स्टाम्प लगेंगे, जो परसेंटेज होगा 0.25% या 5%, 0.5% के हिसाब से, उतने का आपको स्टाम्प खरीद के और जो भी प्रोसेस है वो कंप्लीट करना पड़ता है। वैल्यूएशन और सर्च 4-5 हज़ार 6 हज़ार रुपए तक का खर्चा है। आप चाहे नेगोशिएट करना है कुछ ऐसा है आप कर सकते हैं, बट इतना ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं आता। तो छोटी मोटी चीज है कोई बात नहीं, बट ये तीन तो खर्चे हैं। चौथा, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, भाई ये करवाते ही है, बैंक प्रॉपर्टी इंश्योरेंस करवाता ही है। लेकिन बैंक बहुत सी बार आपसे क्या बोलता है, सर आप बहुत अच्छे क्लाइंट है सर, आप पर्सनल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस भी ले लो। हम बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, लाइफ इंश्योरेंस नहीं लेंगे। आप चाहो तो लाइफ इंश्योरेंस मत लो। बैंक आपको यदि दबाव डाल रहा है आपको नहीं लेना है तो आप मना कर सकते हो कि भाई मेरा टर्म इंश्योरेंस ऑलरेडी हो रहा है, मेरे को तो नहीं चाहिए। यदि आपने मना कर दिया तो बैंक आपको लाइफ इंश्योरेंस नहीं चिपका सकता है, क्योंकि जनरली क्या होता है, लाइफ इंश्योरेंस में बहुत कमाई होती है। अब 2 मिनट के लिए सोचो कि किसी बैंक की इंश्योरेंस कंपनी भी है जो होती है, तो बैंक क्या करता है, अपने लोन के साथ में इंश्योरेंस भी करवा देता है, उसको डबल फायदा हो गया। लेकिन आपने बोला मेरा तो नुकसान हो गया ना, मैंने तो टर्म इंश्योरेंस ले रखा था। देखो ये कोई खराब चीज नहीं है, यदि कल से आपको कुछ भी हो जाता है तो जितना भी आपका आउटस्टैंडिंग लोन रह गया है आपको वो देने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा इंश्योरेंस कंपनी दे देगी। फैमिली को सुरक्षा मिल गई। सर मैंने तो टर्म इंश्योरेंस नहीं करा रखे, हाँ तो भाई ये करा ले, कोई दिक्कत नहीं। कम से कम एक प्रॉपर्टी जो है, उस प्रॉपर्टी पे तेरा इंश्योरेंस हो गया तो कल से कुछ भी तेरे को हो गया तो तेरी फैमिली को प्रॉब्लम नहीं आएगा, फैमिली के ऊपर ईएमआई का बर्डन नहीं आएगा, फैमिली को पूरा का पूरा घर मिल जाएगा, कल से उसको बेच के भी वो उसे पैसे को कहीं और जगह री इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो भैया बहुत सारी फायदे की चीजें, लाइफ इंश्योरेंस हो रहा है, बहुत ज्यादा नहीं लगता है, ले लो। 50 लाख का लोन लिया है ना, थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का पैसा लग भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपकी फैमिली पूरी सिक्योर हो जाएगी। क्योंकि आज आपने 50 लाख का, बहुत सारे लोग तो 5 करोड़ का भी लोन लेते हैं, 3 करोड़ का भी लेते हैं। आज सोचो 3 करोड़ के लोन पे 3 लाख रुपए की ईएमआई आ रही है। कल से किसी बंदे को कुछ हो गया तो उसकी फैमिली 3 लाख रुपए की इनकम कहाँ से लाएगी, यदि वहां पर अर्निंग पर्सन नहीं होगा तो। लाइफ इंश्योरेंस ले लिया, 3 लाख भी जीरो। अब कम से कम यदि वाइफ है या पीछे कोई फैमिली वाले उसको रेंट पे चढ़ा के रेंटल इनकम तो कर लेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है भाई, ये बहुत प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं। इतना डीपली इतना प्रैक्टिकली कोई बात नहीं करेगा, क्यों? क्योंकि जो बात कर रहे हैं वो सब चैट जीपीटी, भैया कंटेंट राइटिंग, कंटेंट क्रिएट करने से पहले कंटेंट राइटिंग कर रहे हैं। वही चीज जो थ्योरेटिकल है वह बता रहे हैं, प्रैक्टिकली कौन बताएगा? प्रैक्टिकली वही बता पाएगा जिसने प्रैक्टिकली काम किया है। तो भाई इसलिए बोला था कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके आपको नुकसान तो 1 रुपए का नहीं होगा। हाँ ये बात जरूर है, गारंटी से बोलता हूँ फायदा जरूर होगा, क्योंकि मैंने जितनी भी बात बताई है फायदे की ही बताई है। एक भी बात इस सेशन में, एक भी बात इस वीडियो की गलत नहीं है। आपको कहीं ना कहीं आपको ये मजबूत ही बनाएगी, आपको लोगों से फायदा कैसे मिलेगा यही सिखाएगी। बैंक लोन के चक्कर में जो आप दिन रात अपने
चप्पल घसीटते हो, बैंक लोन नहीं मिल पाता है, तरह तरह के बैंक में जाते हो, पहले से तैयारी करके जाओगे, आपका समय बचेगा। तो मेरा तो उद्देश्य यही है कि आपका पैसा भी बचे, आपका समय भी बचे। और डेफिनेटली मेरी वीडियोस थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, लेकिन इस वीडियो का हर सेकंड हर मिनट आपके लिए काम का है। ठीक है, तो ये मान लीजिए कि यदि इस वीडियो को आप देख रहे हो तो आप अपने 30-40 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हो किसी अच्छी चीज में। ठीक है, तो देखना ना भूलें आगे की वीडियो। आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने परिचित को इसको शेयर भी कीजिए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यदि कोई चीज ऐसी है जो आपके दिमाग में चल रही है, कोई डाउट है, तो कमेंट जरूर डालिए, उसका आंसर मुझे देना है आपको। ठीक है, तो चलिए, आपको वीडियो अच्छी लगी होगी मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट वीडियो लाते हैं इसी जोश के साथ और इतनी ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ में, अगला वीडियो लाते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।